नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप ठपकियाल। साथियों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिसंबर 2016 में देहरादून में ऑल वेदर रोड का वर्चुअल शिलान्यास किया और शिलान्यास करते हुए एक शानदार भाषण भी दिया था। ये चार धाम यात्रा के लिए उत्तम मार्ग, अच्छी व्यवस्था उत्तराखंड के लोगों को तो रोजी रोटी देगी, उत्तराखंड के विकास के लिए चारों दिशाओं में नए अवसर प्रदान करेगी। लेकिन आज उसी ऑल वेदर रोड, जिसे कि काफी समय तक मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहकर प्रचारित और प्रसारित भी किया जाता रहा, आज उसके हालात क्या हैं और वह किस तरह लहूलुहान हो चुकी है और उसकी वजह से कितनी जिंदगियां काल के गाल में समा रही हैं। इस वीडियो में आज हम उसी ऑल वेदर रोड की हकीकत को पूरा जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और यदि आप समर्थ हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से हमारा आर्थिक सहयोग भी अवश्य करें। हर व्यक्ति के मन में अपने माँ बाप को कभी न कभी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के दर्शन कराने की इच्छा हो, लेकिन मेरे देश में ऐसी सरकारें आई कि 125 करोड़ देशवासियों की ये इच्छा पूरी करने के लिए भी आवश्यक सुविधाएं नहीं कर पाई। साथियों, आज की स्थिति में ऑल वेदर रोड के नाम पर रोजाना होती मौतें और भूस्खलन को लेकर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए, उसे कहीं पूछा ही नहीं जा रहा है। इस ऑल वेदर रोड के पर्यावरणीय आकलन के लिए जो 21 सदस्यों की हाई पावर कमेटी तब बनाई गई थी और जिसने तब 10 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का सुझाव सरकार को दिया था, उनसे आज यह पूछा जाना चाहिए, इस बात को वो साबित करें कि उनका दिया गया सुझाव पूरी तरह से सही था। और यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो पूरे उत्तराखंड के सामने आकर वो कमेटी और सरकार सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगे। साथियों, 27 दिसंबर 2016 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देहरादून के परेड ग्राउंड में ऑल वेदर रोड बनाने का ऐलान किया था, तब वहां पर उत्तराखंड के कई बड़े बड़े नेता भी मौजूद थे। साथियों, ऑल वेदर रोड को मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी बताया गया था। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उत्तराखंड को शानदार और सुनहरे सपने भी दिखाए गए थे और कहा गया था कि इन सड़कों पर किसी भी मौसम का कोई असर ही नहीं पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या? जैसे जैसे इस रोड को नियम के अनुसार बनाने का झूठ सामने आने लगा, तो होशियार चंदों ने सबसे पहले इसका नाम ऑल वेदर रोड से बदलकर चार धाम सड़क परियोजना रख दिया। और इस नए नाम को बदले जाने की खबर का पता भी लोगों को तब जाकर लगा जबकि सड़क पर जगह जगह इस नए नाम के बोर्ड लगाए गए। इस परियोजना की कुल लंबाई 889 किलोमीटर थी और नियमानुसार 100 किलोमीटर से ज्यादा लंबी परियोजना अगर कोई होती है तो उसके लिए पर्यावरणीय मंजूरी लेनी आवश्यक होती है। तो इस मंजूरी से बचने के लिए कहीं छुपकर एक फैसला लिया गया और इस पूरी परियोजना को ही 53 टुकड़ों में बांट दिया गया। इससे इस परियोजना के लिए आवश्यक पर्यावरणीय मंजूरी लेने की जरूरत भी खत्म हो गई। यानी कि पहाड़ों को अब जैसे मर्जी काट डालो, उड़ा डालो या फाड़ डालो और लगे हाथों जंगलों को भी रोककर तहस नहस कर डालो। तमाम तरह की बंदिशों से सरकार मुक्त हो गई और फिर मन मर्जी से काम करने की पूरी तरह से छूट मिल गई। 2017 में सड़कों का चौड़ीकरण का काम शुरू कर दिया गया और बेतरतीब तरीके से पहाड़ों को काटे जाने लगा। जंगलों की विनाश लीला शुरू हुई और तब देहरादून स्थित सिटीजन फॉर ग्रीन दून और कुछ अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस चौड़ीकरण के काम को 2018 में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे डाली। उनका कहना था कि बिना उचित पर्यावरणीय प्रभाव आकलन यानी कि EIA के सड़कों का चौड़ीकरण लगातार किया जा रहा है। साथ ही साथ बड़ी मात्रा में जंगलों का कटान भी हो रहा है और भूस्खलन होने की संभावनाएं बढ़ती ही जा रही हैं और तमाम जल स्रोतों को भी नुकसान पहुंच रहा है। उनके साथ में यह तर्क भी दिया गया, हिमालय जैसे संवेदनशील इलाके में 10 से 12 मीटर चौड़ी सड़क खतरनाक साबित होगी। अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हाई पावर कमेटी का तब गठन किया और उसका अध्यक्ष डॉक्टर रवि चोपड़ा को बनाया गया। इस समिति का काम पर्यावरणीय नुकसान का आकलन करना और फिर उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देना था। लेकिन उत्तराखंड विरोधी नेता यहाँ पर भी फिर चालाकी कर गए। सुप्रीम कोर्ट ने तो डॉक्टर रवि चोपड़ा को अध्यक्ष बनाया था और सरकार ने ऐसे कई लोगों को कमेटी में ठूंस दिया जो अलग अलग सरकारी विभागों में या तो एजेंसियों में कार्यरत थे और उसका नतीजा यह हुआ
कि जब रिपोर्ट देने की बारी आई तो कमेटी दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ अध्यक्ष थे डॉक्टर रवि चोपड़ा, भूवैज्ञानिक डॉक्टर नवीन जुयाल और पर्यावरणविद डॉक्टर हेमंत ध्यानी, दो अन्य लोग भी उनके साथ थे। और दूसरी तरफ थी तथाकथित 21 वैज्ञानिकों की एक पूरी फौज। डॉक्टर रवि चोपड़ा की अल्पमत समिति ने अपनी रिपोर्ट में सड़क की चौड़ाई 5 से 5.5 मीटर तक रखने और आवश्यक रूप से भू तकनीकी और भूवैज्ञानिक जांचें करवाने, ढलानों और तेज कटाव से छेड़छाड़ न किए जाने, वेरिएबल डिजाइन को अपनाने और कुछ जगहों पर एलिवेटेड रोड बनाने जैसे कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। साथ ही इस परियोजना से जुड़े हुए बड़े पर्यावरणीय जोखिमों पर भी उन्होंने चेतावनियां दी थी। डॉक्टर रवि चोपड़ा और अन्य 4 सदस्यों ने अपनी अल्पमत रिपोर्ट हाई पावर कमेटी को सौंपकर फिर इस्तीफा भी दे दिया। तो वहीं दूसरी तरफ 21 सदस्यों वाली फौज ने सामरिक दृष्टि, बर्फ की निकासी और स्थानीय लोगों की सुविधा ऐसे कुतर्क देकर सड़क की चौड़ाई 10 मीटर करने की सिफारिश कर डाली। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर रवि चोपड़ा की अल्पमत वाली रिपोर्ट को तवज्जो दी और 4 धाम रोड की चौड़ाई 5 से 5.5 मीटर रखने का ही आदेश दिया। उसके बाद डॉक्टर रवि चोपड़ा की जगह रिटायर्ड जज A.K. सिकनी को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और साथ ही सरकार ने फिर टिकड़म भिड़ाकर किसी तरह सुप्रीम कोर्ट से 10 मीटर चौड़ी सड़क की मंजूरी भी ले ली। और उसी का परिणाम आज हम सभी के सामने है। रोज होते हुए भूस्खलन, प्राकृतिक आपदाओं के चलते सैकड़ों लोग इस पर जबरन थोपी गई सुविधा के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं। आज ऑल वेदर रोड बन तो चुकी है, चौड़ीकरण के बाद जगह जगह सैकड़ों नए स्लाइडिंग जोन उभर आए हैं। सिर्फ बरसात में ही नहीं बल्कि गर्मियों में और ठंड के मौसम में भी जगह जगह भूस्खलन हो रहे हैं और इस तथाकथित ऑल वेदर रोड पर लगातार मौतें हो ही रही हैं। तो अब वो 21 तथाकथित वैज्ञानिक कहाँ हैं, वो नेता कहाँ हैं जिन्होंने 10 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का सुझाव सरकार को दिया था? और वो लोग तमाम नेताओं के साथ अब जनता के सामने क्यों नहीं आते और जनता को क्यों नहीं बताते कि उन्होंने पहाड़ को यह 12मासी घाव क्यों दिए हैं और इससे उत्तराखंड की जनता को आखिरकार क्या फायदा हुआ है? साथियों, इस रिपोर्ट के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को और से सब्सक्राइब कर लें और यदि आप समर्थ हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा आर्थिक सहयोग भी अवश्य करें। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।